हेलो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में मैंने आपको 3 एसी सर्किट्स बताए थे। हमने सबसे पहले डिस्कस करा था आर सर्किट, देन वी डिस्कस्ड सी सर्किट, और पिछली लाइव क्लास में मैंने आपको एल सर्किट कराया था। एल सर्किट यानी वी हैव एन इंडक्टर, यहाँ पर कैपेसिटर है और ये रेजिस्टर है। लेट अस वेरी क्विकली रिवाइज ऑल द 3, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आर सर्किट, सी सर्किट एंड एल सर्किट। बहुत ध्यान से देखिएगा, हम तीनों सर्किट्स को आपस में कंपेयर करने वाले हैं। आर सर्किट में एक रेजिस्टर लगा हुआ है कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स। सी सर्किट में एक कैपेसिटर है और एल सर्किट में एक इंडक्टर है। अब जो ये एसी सोर्स आप देख रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, दिस इज एन एसी जनरेटर जो एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई कर रहा है। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इक्वेशन देखकर आपको डरना नहीं है। ई नॉट साइन ओमेगा टी का मतलब बस इतना है कि वोल्टेज जो है वो साइन की शेप में वेरी कर रही है, इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, बस। यहां पर भी वोल्टेज है ई नॉट साइन ओमेगा टी, और सेम इसमें भी वोल्टेज इज E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा। हमें 3 सर्किट्स दिए हुए हैं, तीनों में एक एसी जनरेटर कनेक्टेड है, और हमने ऑलरेडी डिराइव कर लिया है कि व्हाट इज द करंट। तीनों सर्किट्स में जो करंट आया था उसकी इक्वेशन हम लिख लेते हैं। आर सर्किट में जो हमने करंट डिराइव करा था उसकी इक्वेशन आई थी आई नॉट साइन ओमेगा टी। आप रिकॉल करिएगा, इस चैप्टर में मैंने आर सर्किट की डेरिवेशन कराई थी, ये करंट आया था। इसमें करंट की इक्वेशन आई थी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। और लाइव क्लास में हमने एल सर्किट का भी डेरिवेशन करा था, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है ना, तीनों में फेज अलग अलग आए थे। पेज आप ये भी कर सकते हैं, जस्ट ओपन पेज नंबर 195 हमारी बुक से, तो उसमें ये ऑलरेडी टेबल बना हुआ है। अब डेरिवेशन के साथ साथ एक चीज और देखते हैं कि जो मैक्सिमम करंट था, एक चीज तो ये देखिए कि तीनों में जो करंट आ रहा है उसमें साइन आ रहा है। यहां पे भी साइन टर्म है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। यानी इन सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा होगा, चाहे आर सर्किट हो, चाहे सी सर्किट हो, चाहे एल सर्किट हो, जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो अल्टरनेटिंग होगा। करंट भी टाइम के साथ इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। यहां पर भी करंट जो है वो अल्टरनेटिंग है, यहां पर भी जो करंट है वो अल्टरनेटिंग है। अब जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम थोड़ा देखते हैं एक बार। यहां पे आई नॉट जो था वो था ई नॉट बाई आर। रिकॉल कर लो, जस्ट गो एंड रिवाइज वीडियो लेक्चर 7.1 एंड 7.2। यहां पे आई नॉट जो था वो था ई नॉट बाई एक्सी, और एक्सी भी एक टर्म थी, अगर आपको याद हो, हमने एक्सी था 1 अपॉन ओमेगा सी। और यहां पर आई नॉट था ई नॉट बाई एक्सएल, और एक्सएल जो था इट वॉज ओमेगा एल। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इन तीनों टर्म्स को कंपेयर करूं, न्यूमरेटर में आई नॉट का मैक्सिमम करंट को अगर मैं कंपेयर करूं, मैक्सिमम करंट यानी आई नॉट को अगर मैं कंपेयर करूं तीनों सर्किट्स में, तो यहां पर आई नॉट है ई नॉट बाय आर, यहां पर आई नॉट है ई नॉट बाय एक्सी, और यहां पर आई नॉट है ई नॉट बाय एक्सएल। न्यूमरेटर में तीनों में ई नॉट आ रहा है, यानी अगर मैं ओम्स लॉ के हिसाब से देखूं तो जो करंट होता है वो E बाय आर होता है, यानी EMF अपॉन रेजिस्टेंस। तो न्यूमरेटर में जो टर्म आती है वो EMF होती है, और डिनोमिनेटर में जो टर्म आती है वो रेजिस्टेंस होती है। तो यहां पे तो बिल्कुल वैसा ही है, EMF आ रहा है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में जो टर्म आ रही है ये R, दिस इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है?
रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट। अब कोई आपसे पूछता है कि ये बताइए कि ये रेजिस्टर करंट को फ्लो करने से क्यों ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ऐसा क्या है कि जो करंट यानी जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उनको मुश्किलें क्यों आ रही हैं। गिव मी वन वर्ड फॉर द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्यों होती है, तो उसका कॉज है ये ऑब्स्ट्रक्शन जो होती है ये कोलिजन्स की वजह से होती है। चैप्टर 3 में मैंने आपको बताया था जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो उसके फिक्स्ड आयंस के साथ कोलिजन हो रहे हैं और ये कोलिजन्स ही उसके फ्लो को मुश्किल बना रहे हैं। तो दैट इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी करंट उतना कम हो जाएगा। अब यही लॉजिक सी सर्किट पे अप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है ना। यहां पे अप्लाई करने वाले हैं। न्यूमरेटर में देखिए ईएमएफ आ रहा है, दैट इज द सेम थिंग। डिनोमिनेटर में जो टर्म आ रही है वो क्या है, इस बार जो टर्म आ रही है दैट इज कॉल्ड एज एक्सी। एक्सी का नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और क्या चीज थी, अगर आप रिकॉल करो फॉर्मूले में यहां पर ई नॉट अपॉन 1/ωc था। 1/ωc को मैंने एक्सी बोला था। और क्या चीज है ये एक्सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यानी कैपेसिटर जो है वो करंट के फ्लो कराने पर कैसे रिएक्ट करेगा। अगर आप कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो कराएंगे तो वो कैपेसिटर क्या रिएक्शन देगा, वो भी करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। क्यों करेगा, व्हाट इज द रीजन। अब ये जो टर्म है एक्सी, इसका काम वही है जो काम रेजिस्टेंस का था। देखो बिल्कुल मैच कर रही है टर्म। तो रेजिस्टेंस का मतलब था ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट, तो यहां पर भी इसका मतलब वही है, ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट। ये कैपेसिटर करंट को कितना ऑब्स्ट्रक्ट करता है दैट इज कॉल्ड एज एक्सी। जैसे ये रेजिस्टर करंट को कितना ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। क्या यूनिट था रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस का यूनिट था ओम। सेम एक्सी, एक्सी का यूनिट भी ओम होगा। बेसिकली एक्सी क्या ही चीज है, एक्सी इज सेम एज द ऑब्स्ट्रक्शन, इट इज सेम एज द रेजिस्टेंस। पर किसकी रेजिस्टेंस, कैपेसिटर की रेजिस्टेंस। ये कैपेसिटर जो है ये करंट को फ्लो करने में कितनी मुश्किलें, कितना ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर कर रहा है दैट इज एक्सी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपको सिर्फ डेरिवेशंस नहीं रटनी है, आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि एक्सी है क्या। एक्सी इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर। जैसे रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ऐसे ही ये कैपेसिटर कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफर कर रहा है। अच्छा, इसका कॉज क्या है। कोई आपसे पूछता है कैपेसिटर में करंट को ऑब्स्ट्रक्शन क्यों दिया जा रहा है, व्हाई इज द कैपेसिटर ऑफरिंग ऑब्स्ट्रक्शन टू करंट। तो एक चीज ये देखिए जरा कि जैसे ही यहां पे फ्लो होगा करंट का, कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे करंट फ्लो करेगा यहां पर चार्जेस आकर अक्यूमुलेट होने लगेंगे। आप समझते हैं कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, ठीक है ना। अब जरा ये देखिए, जो चार्ज यहां पर ऑलरेडी स्टोर हो चुका है, जो चार्ज यहां पर ऑलरेडी स्टोर हो चुका है, वो और अगले आने वाले चार्ज को, सपोज नेक्स्ट चार्ज आ रहा है, तो जो चार्जेस वहां पर ऑलरेडी बैठे हैं वो अगले आने वाले चार्ज को रिपेल कर रहे होंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा होगा, और ऐसे ही इस साइड से जो नेगेटिव आ रहा होगा, ये दो जो ऑलरेडी वहां पर स्टोर हुए हुए हैं, ये अगले तीसरे आने वाले को रिपेल कर रहे होंगे। तो इसलिए इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से हमें लग रहा है कि कोई करंट को आगे आने से रोक रहा है। यहां कोई कोलिजन का लॉजिक नहीं है कैपेसिटर के अंदर। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कोलिजन्स हियर। जो कैपेसिटर है उसके अंदर कोलिजन्स की कोई बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को रोकने वाला जो लॉजिक है वो फोर्स है। जो चार्ज ऑलरेडी प्लेट पे स्टोर हो जाएगा वो अगले आने वाले चार्ज को रोकेगा, ठीक है। सपोज करिए ये भी स्टोर हो गया, ये भी स्टोर हो गया, ऑपोजिशन हो रहा है पर फिर भी आखिर आ तो जाएगा ही वो। एसी जनरेटर करंट को फ्लो तो कराएगा ही। अब अगला इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहां से, तो ये तीनों मिलाकर उसको रोक रहे हैं।
वो आ फिर भी रहा है, पर फिर उसको आने में ऑब्स्ट्रक्शन फील हो रही है, रेजिस्टेंस फील हो रही है। ऐसे यहां से पॉजिटिव आके स्टोर हो रहा है, तो उस पॉजिटिव को भी ऑब्स्ट्रक्शन फील हो रही है। जैसे जब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते थे तो कोलिजन्स होते थे, पर फिर भी फ्लो तो करते ही थे ना, वो मुश्किलें आती थी पर फिर भी फ्लो तो होता ही था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है, पर फिर भी आएंगे तो सही ना। तो दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन कितना वो करंट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सी। तो एक्सी का कॉज क्या है, इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, और यूनिट वही है ओम। यहां पे रीजन कोलिजन्स का था, यहां पे रीजन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का है, क्योंकि हैं दोनों करंट को अपोज करने वाले, तो दोनों का यूनिट जो है वो ओम है, ठीक है। और एक्सी का फॉर्मूला क्या है, डेरिवेशन प्लीज, अगर थोड़ा सा भी, अगर 1% भी डाउट है, प्लीज गो एंड रिवाइज वीडियो 7.2, उसमें मैंने ये क्लियरली डेरिवेशन कराई थी। हमारा जो फॉर्मूला आया था कैपेसिटर सर्किट में, वो करंट का फॉर्मूला आया था ई नॉट ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस π/2, 7.2 वीडियो में। अब यहां देखो, इसको मैंने कैसे लिखा था, ई नॉट अपॉन 1/ω/c, बात वही है, ओमेगा सी ऊपर चला जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो 1/ω/c आ रहा था, 1/ω/c जो आ रहा था, उसको मैंने xc बोल दिया था। तो जो xc है, ये जो xc है, ये कौन है, 1/ω/c, एंड दिस थिंग इज कॉल्ड एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, ध्यान से देखो, वीडियो पॉज कर लो एक बार, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि रेजिस्टेंस क्यों होती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्यों होती है, ठीक है, और साथ साथ इनको नोट करते रहो। इसके बाद अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इंडक्टर सर्किट की। इंडक्टर सर्किट में भी अगर आप देखेंगे, जो करंट का फॉर्मूला है उसमें न्यूमरेटर में ई नॉट आ रहा है, जैसे बाकियों में आ रहा था, और नीचे जो टर्म आ रही है वो रेजिस्टेंस से मैच करेगी, यानी इसका काम भी है करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करना। सो दिस इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टर जो है वो करंट के फ्लो पर कैसे रिएक्ट करता है ये भी वही चीज, ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट। इंडक्टर ने करंट को कितना ऑब्स्ट्रक्ट करा, व्हाट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर, यूनिट इसका भी ओम होगा। क्यों ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, व्हाई विल द इंडक्टर ऑब्स्ट्रक्ट, यहां पे भी कोई कोलिजन्स तो हो नहीं रहे हैं, यहां पे भी कोई चार्ज तो स्टोर हो नहीं रहा जो आने वाले चार्ज को रिपेल करे, जैसे यहां पे था। इंडक्टर में थोड़ी ना कोई चार्ज स्टोर हो रहा है, तो फिर क्या रीजन है, थोड़ा सा सोचिए, सोच के आपको थोड़ा सा ध्यान दो इंडक्टर के बारे में, क्यों वो आने वाले करंट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। यहां पे जो रीजन है दैट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको हम कई बार बैक ईएमएफ भी बोलते हैं, -L/di/dt, क्योंकि हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट है, सर्किट में जो करंट है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो ये अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस करेगा। और आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो चेंज को अपोज करेगा। तो यहां पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसकी पोलैरिटी ऐसी होगी कि वो करंट के चेंज को अपोज करेगा। तो ये ऑपोजिशन, यहां पर इंडक्टर जो है वो करंट को अपोज क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ द बैक ईएमएफ। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो ऑपोजिट करना चाहता है चेंज का, लेंज लॉ के हिसाब से। यहां पे देखिए माइनस साइन है, तो इसलिए ये इंडक्टर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर कर रहा है करंट के लिए। कितना ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर कर रहा है, एक्सएल। फॉर्मूला क्या था एक्सएल का, ओमेगा इनटू एल। तो देखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समरी। इस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है कि तीनों लोग करंट को क्यों ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, रेजिस्टर कोलिजन्स की वजह से, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से, और ये बैक ईएमएफ की वजह से। और तीनों का फॉर्मूला, ये कितना ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेगा, उसका फॉर्मूला ओमेगा एल,
ये कितना करेगा 1/ωc, और ये कितना करेगा वो तो r है। r का फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा ही होगा, वही वाला r है ρl/a। तो तीनों कितना कितना करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे वो हमने देखा, ठीक है। तो प्लीज नोट दिस डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो पेज 195 पे टेबल बना हुआ है वहीं पर बिल्कुल वैसा ही आप टेबल बुक से देखकर कॉपी में बनाओ और ये सारी चीजें उसमें लिखो, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, हमारा अगला जो टॉपिक है दैट इज इफेक्ट ऑफ डी। इससे पहले चलो एक चीज और, बिफोर दिस ये लोग जो करंट को ऑब्स्ट्रक्शन दे रहे हैं इसका एक ग्राफ बना लेते हैं। यहां पे था फॉर्मूला E0/XL, यहाँ पे E0/XC और यहाँ E0/R। ये हमारा मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला था। दिस वाज द फॉर्मूला फॉर I0। जो इक्वेशन में मैक्सिमम करंट आ रहा था ना, उसका फॉर्मूला ये था। अब अगर हम आपसे कहें कि एक ग्राफ शो करो, ये एलिमेंट करंट को कितना ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा है, XC ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा है, तो XC का एक ग्राफ हमें चाहिए वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ऐसे यहां पर ये इंडक्टर करंट को कितना ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, दैट थिंग इज कॉल्ड एज XL। तो हमें ग्राफ चाहिए XL का वर्सेस फ्रीक्वेंसी। और ऐसे रेजिस्टर करंट को कितना ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, दैट इज R, उसका हमें ग्राफ चाहिए फ्रीक्वेंसी से। अब कोई ये पूछता है फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या चीज है। एसी में बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म होती है फ्रीक्वेंसी, पहले भी मैंने आपको बताया है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, जैसे मैं आपका ये जो एसी सोर्स है, हमारे घर में जो एसी सोर्स होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रीक्वेंसी, ये नहीं पूछ रहा 220 वोल्ट, वोल्टेज की वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं। फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। कुछ कंट्रीज में जो एसी सप्लाई यूज हो रहा है वहां पे फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज यूज हो रही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक सेकेंड में करंट की डायरेक्शन या ईएमएफ की पोलैरिटी कितनी बार चेंज हो रही है। अब जैसे आपका जो सॉकेट है उसमें आप ये नहीं कह सकते ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव जो है ये चेंज होता रहेगा, थोड़ी देर में उल्टा हो जाएगा, फिर उस तरीके से फिर वापस एक सेकेंड में 50 टाइम्स, बहुत जल्दी जल्दी ये पोलैरिटी चेंज होती रहती है। ग्राफ में भी देखो, पहले मैंने पॉजिटिव बनाया था फिर नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है कि इसकी सोर्स की पोलैरिटी ऑपोजिट हो गई है। इसका मतलब अगर यहां पॉजिटिव था यहां नेगेटिव था, तो जब ये ग्राफ नीचे चला गया इसका मतलब पोलैरिटी रिवर्स हो गई। और एक सेकेंड में 50 टाइम्स होता है हमारे घर में पोलैरिटी चेंज। कुछ कंट्रीज में फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज होती है, कुछ भी हो सकती है। तो हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं कि ये कैपेसिटर करंट को कितना ऑब्स्ट्रक्शन देगा वर्सेस जो एसी सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी। एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है या 60 हर्ट्ज है, कौन से केस में ये ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा देगा। सपोज इंडिया में यूज करते हैं इसको, इंडिया में जो एसी सप्लाई है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, उसकी बजाय मैं किसी और कंट्री में ले जाके इस कैपेसिटर को यूज करता हूं, ठीक है ना, वहां एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है। तो क्या ये कैपेसिटर इंडिया में और उस कंट्री में जो करंट है सेम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेगा। क्या XC की वैल्यू फ्रीक्वेंसी में डिपेंड करती है। हाँ देखिए XC का फॉर्मूला क्या है, XC इज इक्वल टू 1/ωc। और ओमेगा आप जानते हैं जो हमारा E इक्वल टू E0 sin ωt था। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। XC का F के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। जो ग्राफ बनेगा हाइपरबोलिक शेप का बनेगा। यहां पर देखो XL का फॉर्मूला ओमेगा L, XL इज इक्वल टू 2πfL। ओमेगा को मैंने 2πf लिख दिया। यहां पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है,
और यहां पर देखो आर, आर में रो एल बाई ए, यहां तो ओमेगा आई नहीं रहा, रो रेजिस्टिविटी वो तो कांस्टेंट होती है, एल मटेरियल की लेंथ, ए एरिया, एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी वाली टर्म तो यहाँ आई नहीं रही, यानी रेजिस्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, तीनों ग्राफ में देखिए, सपोज करिए हम इनको इंडिया में यूज कर रहे हैं, इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 होती है, कोई मैंने वैल्यू ले ली, तो रेजिस्टर जो है वो मुझे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा है, कैपेसिटर जो है वो मुझे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा है, और इंडक्टर जो है वो मुझे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा है इंडिया में। अब सपोज करिए मैं ये तीनों सर्किट्स को किसी और कंट्री में ले जाता हूं, ठीक है ना, सम अदर कंट्री, वहां पर भी एसी सप्लाई आता है पर उसकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है। ऐसा होता है कई कंट्रीज में जो एसी सप्लाई है वो 50 हर्ट्ज नहीं होता, 60 हर्ट्ज होता है। तो लेट अस से हम वहां ले गए, तो वहां जाकर जो रेजिस्टर था क्या वो करंट को ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन देगा या कम देगा, बताइए। 50 से अगर मैं 60 पे आ जाता हूं, या तो सेम ही रहा, यानी ये तो सेम ही रहेगा, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड ही नहीं करता, जितना ऑब्स्ट्रक्शन ये इंडिया में दे रहा था करंट को उतना ही ये दूसरे कंट्री में जाके भी देगा, क्योंकि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। यहां फर्क पड़ेगा, देखिए 60 हर्ट्ज है, यानी अब ये ऑब्स्ट्रक्शन कम देगा, कैपेसिटर विल ऑफर लेस ऑब्स्ट्रक्शन टू करंट, और यहां पर देखो 60 हर्ट्ज है तो ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा है, यानी इंडक्टर जो उस कंट्री में करंट को ऑब्स्ट्रक्शन देगा वो और भी ज्यादा होगा। तो ध्यान से इस बात को समझो कि ये तीनों लोग करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, रेजिस्टर भी, कैपेसिटर भी और इंडक्टर भी, तीनों लोग करंट को फ्लो करने में मुश्किलें पैदा करते हैं। ये कोलिजन की वजह से, ये चार्ज जो स्टोर हो गया वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन करता है आने वाले चार्ज को, और ये बैक ईएमएफ की वजह से। और कैसे ये ऑब्स्ट्रक्शन आपके एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। यहां फर्क नहीं पड़ता 50 हर्ट्ज है, 60 हर्ट्ज है, 100 हर्ट्ज है, सेम होगा, ये रेजिस्टर उतना ही ऑब्स्ट्रक्शन देगा। यहां इनवर्स रिलेशन है एक्सी का और यहां डायरेक्ट रिलेशन है एक्सएल का। ठीक है, ध्यान से इसको सबको नोट करते रहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा अब एक इसी के आगे सब टॉपिक, इफेक्ट ऑफ डीसी। वापस चलते हैं चैप्टर 3 में जो हमने पढ़ा था। अगर मैं इन तीनों सर्किट्स में डीसी सोर्स लगा दूं, डीसी सोर्स में वोल्टेज कांस्टेंट है, अब कोई E = E0 sin ओमेगा टी नहीं है, अब सिर्फ E0 है बस, वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट है। क्या फ्रीक्वेंसी होगी बताओ, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? एक सेकंड में पोलैरिटी अब कितनी बार चेंज होगी, ये नेगेटिव है छोटे वाला, बड़े वाला पॉजिटिव है, कितनी देर में वो बदल जाएगा, या एक सेकंड में कितनी बार बदलेगा, हाउ मेनी टाइम्स विल द पोलैरिटी चेंज। सोचिए, डीसी सप्लाई है, डीसी सप्लाई में पोलैरिटी कितनी बार चेंज होगी। कोई बच्चा कहता है होगी नहीं, हाँ होगी नहीं का मतलब क्या है, कितनी बार होगी, 0 बारी। डीसी सप्लाई है ना, इट इज डीसी डायरेक्ट करंट, इसमें तो छोटे वाला हमेशा नेगेटिव रहेगा, बड़े वाला हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी पोलैरिटी कभी भी चेंज नहीं होगी। 50 हर्ट्ज जैसे 50 टाइम्स चेंज हो रही थी, इसमें तो एक भी बार चेंज नहीं होगी, यानी फ्रीक्वेंसी 0 है। तो ओमेगा 2πf वो भी 0 होगा। अब देखो यहां क्या फर्क पड़ेगा, अगर फ्रीक्वेंसी 0 हो जाए, रेजिस्टर की वैल्यू, उस पर तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, यानी मैं डीसी सोर्स लगाऊं तब भी ये ऑब्स्ट्रक्शन जो दे रहा है उतनी ही देगा। फॉर्मूले से देख लीजिए, फ्रीक्वेंसी चाहे 60 हो, चाहे 50 हो, चाहे 0 हो, ये करंट को जो ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा था वो सेम ही रहेगी। अगर ये 10 ओम का रेजिस्टर था तो एसी हो, डीसी हो, जो मर्जी हो, इसका ऑब्स्ट्रक्शन 10 ओम ही रहेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि रेजिस्टर विल ऑफर मोर ऑब्स्ट्रक्शन टू डीसी या इट विल ऑफर मोर ऑब्स्ट्रक्शन इन एसी। नहीं, इट इज फॉल्स, इट विल ऑफर ऑलवेज द सेम ऑब्स्ट्रक्शन वेदर इट इज एसी और डीसी।
ठीक है ना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको नोट करते रहिए, किसी भी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आ सकता है। यहां देखते हैं, यहां ऑब्वियसली फर्क आएगा। XC जो है उसका फॉर्मूला है 1/ωc। अब अगर DC सोर्स है, ओमेगा तो 0 है, ओमेगा 0 है तो ये XC तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ग्राफ से भी देखो, जब फ्रीक्वेंसी 0 आएगी तो ये ग्राफ हाइपरबोला तो इन्फिनिटी में चला जाएगा, यानी इट विल ऑफर इनफाइनाइट ऑब्स्ट्रक्शन। अगर DC सोर्स होगा तो ये कैपेसिटर इनफाइनाइट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेगा, और इनफाइनाइट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेगा अगर करंट के फॉर्मूले में मैं पुट कर दूं XC को इनफाइनाइट, तो व्हाट विल बी द करंट? द करंट विल कम आउट टू बी 0, यानी द कैपेसिटर विल नॉट अलाउ करंट। यानी अगर आपका DC सोर्स है, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इफ इट इज अ DC सोर्स द कैपेसिटर विल गेट वेरी क्विकली, इट विल गेट फुल्ली चार्ज्ड, क्योंकि DC में पोलैरिटी चेंज हो नहीं रही, ये वाला नेगेटिव ही रहेगा, ये वाला पॉजिटिव ही रहेगा, तो वेरी क्विकली विद इन मिली सेकेंड्स इट विल गेट फुल्ली चार्ज्ड। बहुत ही, उस छोटे से टाइम को हम निगलेक्ट कर रहे हैं, मिली सेकेंड। जैसे ही ये फुल्ली चार्ज हो गया, अब ये और चार्ज को आने ही नहीं देगा, क्योंकि जगह ही नहीं है ना और चार्ज की, ना यहां से पॉजिटिव आ सकता, ना यहां से नेगेटिव आ सकता, जगह ही नहीं है, तो सर्किट में करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा। DC सोर्स है, पोलैरिटी सेम रह रही है, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, नाउ देयर इज नो करंट। तो फॉर्मूले से भी देख लीजिए, XC की वैल्यू 1/ωc, DC सप्लाई है, ओमेगा 0 है, ओमेगा 0 पुट कर दिया मैंने, XC आ गया इनफाइनाइट, यानी ये करंट को फ्लो करने के लिए इनफाइनाइट ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा है। इनफाइनाइट ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या है? इतनी ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन है कि करंट फ्लो ही नहीं कर सकता, तो करंट विल बी 0। याद रखिएगा, कैपेसिटर कनेक्टेड टू DC सप्लाई डज नॉट अलाउ एनी करंट टू फ्लो, द करंट इन द सर्किट इज 0 अगर DC सोर्स है। AC सोर्स होता, हाँ, तब नहीं होता ये लॉजिक अप्लाई, तब ये फुल्ली चार्ज हो ही नहीं पाता, क्योंकि पोलैरिटी बदल जाएगी, ये वाला नेगेटिव था, ये वाला पॉजिटिव था, उल्टा हो गया, फिर डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर से चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, तो करंट लगातार फ्लो करता रहेगा। पर DC में नहीं होगा ऐसा, DC में जैसे ही फुल्ली चार्ज हुआ, खत्म करंट का फ्लो, करंट 0। यहां देखते हैं, अपने आप भी सोच लो थोड़ा सा, क्या होगा इस बार, अपने आप सोचोगे तो याद हमेशा रहेगा। सेम लॉजिक, DC सप्लाई होता तो क्या होता? XL का फॉर्मूला होता है ओमेगा L, ओमेगा 0 है, यानी XL 0 है। व्हाट इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट? 0 ओम, यानी देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन। इंडक्टर करंट को ऑब्स्ट्रक्ट ही नहीं कर रहा, ऐसा कैसे हो गया? DC सप्लाई में ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा। ग्राफ से भी देख लीजिए, जैसे ही फ्रीक्वेंसी 0 होगी, करंट विल आल्सो, सॉरी, XL विल आल्सो बी 0। ग्राफ F0 पर XL भी 0, नो ऑब्स्ट्रक्शन, 0। थोड़ा सा अगर आप सोचें तो आपको इसका रीजन समझ में आ जाएगा। पॉज कर लीजिए वीडियो, थोड़ा सा टाइम अपने आप को दीजिए और सोचिए कि ये ऑब्स्ट्रक्शन क्यों नहीं ऑफर कर रहा, बैक EMF क्यों नहीं आ रहा इस बार। ठीक है, देखो क्या रीजन है। इस बार आपका DC सोर्स है, यानी जो करंट होगा वो कांस्टेंट होगा, और आपको पता है बैक EMF तो तब इंड्यूस होता था जब करंट चेंज करता था। रिकॉल करो, di/dt करंट टाइम के साथ चेंज करता था। इस बार तो करंट कांस्टेंट है, यानी कोई बैक EMF इंड्यूस ही नहीं होगा। बैक EMF इंड्यूस ही नहीं होगा, यानी इंडक्टर करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा ही नहीं। 0 ओम का ऑब्स्ट्रक्शन है। इट विल बी लाइक अ शॉर्ट सर्किट। एक ऐसा सर्किट जिसमें 0 रेजिस्टेंस होती है इज कॉल्ड एज अ शॉर्ट सर्किट। ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और फॉर्मूले में देखिए, अगर मैं XL को 0 डाल दूं तो करंट विल टेंड टू इंफिनिटी, बहुत हाई करंट हो जाएगा, सर्किट डैमेज हो जाएगा। सच अ सर्किट इज कॉल्ड एज अ शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज जो भी हमने डिस्कस करा वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
पेज 195 आप लोग एक बार फिर से रेफर करिए। तो यू शुड हैव अंडरस्टूड दिस टेबल, दीज ग्राफ्स और ये डीसी का इफेक्ट। अब यहां पर देखो कैसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। एक सॉल्व एग्जांपल दिया हुआ है पेज 195 पे, तो ट्राई दैट। इट इज अ सॉल्व एग्जांपल पेज 195। एक तो ये अभी साथ साथ ट्राई कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन वो कैसे पेपर में देता है। आपने पढ़ लिया है, पर पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा दैट यू शुड नो। तो क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए। कुछ एक दो क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूं फॉर प्रैक्टिस जो आपने करने हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, दे आर फ्रॉम पेज नंबर 206। पेज 206 पे हेडिंग है सॉल्व एग्जांपल्स। इसमें से आप आज ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 साथ साथ करते रहोगे ना न्यूमेरिकल्स, वरना ये चैप्टर बच्चों को मुश्किल लगता है, इसके न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, बट साथ साथ करते रहिए तो फिर मुश्किल नहीं आएगी। वन टू थ्री के बाद 19 ट्राई करो। और अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज फ्रॉम द प्रैक्टिस असाइनमेंट। ये तो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे, सॉल्व एग्जांपल्स। नाउ पेज नंबर 212, पेज 212 प्रैक्टिस असाइनमेंट। प्रैक्टिस असाइनमेंट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, तो इसमें से आपने कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। ट्राई क्वेश्चन नंबर 1। आपको ये पता लगेगा कि किस टाइप का कॉन्सेप्ट वो पूछ सकता है, कैसे जो हमने पढ़ा उसको कैसे क्वेश्चन फॉर्मेट में बनाया जा सकता है। आपने ये सब समझ लिया, बट क्वेश्चन में वो कैसे पूछेगा वो बहुत जरूरी है। तो ट्राई क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो आई हैव गिवन यू 4 सॉल्व्ड एग्जांपल्स फ्रॉम हियर, 2 अनसॉल्व्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस और एक पेज 195 पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड आवर आर सर्किट, सी सर्किट, एल सर्किट और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में आई विल बी स्टार्टिंग द LCR सर्किट। उसमें हमारे तीनों इकट्ठे लगे हुए होंगे LCR। एक बार व्हाट आई रिकमेंड इज एक बार बुक से रीड करना बिफोर अटेंडिंग द नेक्स्ट क्लास। पहले से थोड़ा सा अगर पढ़ के रखोगे ना, तो उसके बाद जब आप वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। दिस इज LCR सर्किट इज गिवन ऑन पेज नंबर 196। एक बार बस उसको रीड करो, कोशिश करो जितना समझ में आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास का जो वीडियो होगा उसमें आपको फिर जो भी डाउट्स रहे होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एंड प्लीज ट्राई दीज क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।